नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। शीश महल शब्द सब सुने होंगे, आप भी सुने होंगे और दुनिया के सारे लोग सुने होंगे। शीश महल यानी जो महल सब तरह से खूबसूरत, सज्जा सुसज्जित या पूरे साजो सामान के साथ सुसज्जित हो, उसे शीश महल का दर्जा दिया जाता है। और इस शीश महल शब्द को लेकर के आज संसद में हंगामा हो गया, राज्यसभा में हंगामा हो गया। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने शीश महल शब्द का प्रयोग किया, वैसे ही खास करके आम आदमी पार्टी के सदस्य जो थे, राज्य सांसद जो थे, वो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। जो ये संसद के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। तो अमित शाह ने खुद उन्होंने कहा जो शीश महल शब्द किस रूप में अमर्यादित या संसद के अनुकूल नहीं है, ये बता दीजिए। इस शब्द को लेकर के काफी हंगामा चला और बाद में जाकर के शांत हुआ। आप जानते हैं शीश महल किसका नाम और अमित शाह किस ओर इंगित कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये रेसिडेंस जो है, उस पे करोड़ों रुपए, लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च करके उसे डेकोरेट किया गया है। 70 करोड़ से ज्यादा, जिसको लेकर के काफी हंगामा मचा और उसको विपक्षी दलों ने, खास करके बीजेपी वालों ने शीश महल का नाम दिया। और उसी शीश महल को लेकर के जब आज राज्यसभा में अमित शाह ने दिल्ली विधेयक को लेकर के ये विधेयक पर जवाब दे रहे थे, तब हंगामा शुरू हो गया। तो पारित भी नहीं हुआ। एक नीति विषयक फैसला लिया जो 2 जजों की खंडपीठ ने सुनकर उस पर आदेश पारित किया जाना था। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होना था। 11/5 को शाम को 5:30 बजे एक नोट सर्कुलेट कर दिया गया कि आज 5:30 बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पद पर तैनात हो सके, सचिव सेवाओं के मतलब सेक्रेटरी सर्विस के लिए एक नोट प्रस्तुत किया गया। ट्रांसफर करना भी चालू कर दिया। बोले अभी तो खंडपीठ, 2 जजों की खंडपीठ का जजमेंट भी नहीं आया और ट्रांसफर करना चालू किया। सोशल मीडिया में घोषणा कर दी। अभी तो एप्लीकेशन मंगाई, नोट मंगाया, सोशल मीडिया पर कह दिया श्री आसिफ माधवराव मोरे को बदल दिया गया। कैसे बदलोगे भाई, कैसे बदलोगे मान्यवर? और इसके आगे मैं जाना चाहता हूं। इसके बाद सतर्कता विभाग, विजिलेंस के मिनिस्टर ने सभी सहायक निर्देशकों को आदेश दे दिया कि विशेष सचिव सतर्कता को रिपोर्ट न करिए, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन मुझे समझाते थे, मैं उनको समझाना चाहता हूँ। डायरेक्ट जॉइंट डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर सीधा मंत्री को रिपोर्ट करे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? किसके साथ में खड़े रहे हो? जवाब देना पड़ा दिल्ली की जनता को भी मान्यवर। इसके बाद सतर्कता विभाग के मंत्री जी ने आदेश दे दिया 13 तारीख को कि मैनुअल के पैरा 2.22 के उल्लंघन किया, जिसमें विजिलेंस सेटअप के कार्यबल सीबीओ के परामर्श से संगठन के प्रमुख संगठन में प्रभावी सतर्कता प्रबंधन के लिए कार्यबल तैनात करने के निर्देश बनाने के लिए सूचना दी। अब मुझे ये समझ नहीं आता है, अभी तो संवैधानिक खंडपीठ को आदेश भेजा, इंटरप्रिटेशन भेजा, इस पर खंडपीठ में 2 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई करनी और फिर जजमेंट देना। यहाँ पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। मगर विश्व में कोई भी विज्ञान का नियम, कोई भी चीज अकारण नहीं होती। ये विजिलेंस विभाग को ही क्यों टारगेट बनाया? ट्रांसपोर्ट को नहीं बनाया गया, सफाई को नहीं बनाया गया, जल बोर्ड को नहीं बनाया गया, जल विभाग को नहीं बनाया गया, मान्यवर रोड एंड बिल्डिंग को नहीं बनाया गया, सोशल वेलफेयर को नहीं बनाया।
ये सारे शासन के साथ जुड़े हुए भी नहीं है क्या? ये किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। अब मैं इस कारण बताना चाहता हूँ कि सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल इसलिए मान्यवर आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। मान्यवर केशव राव जी कहते थे हम तो ना है उनके साथ है, ना उनके साथ है, ना आपसे जुड़ा है, ना उनसे जुड़ा है। बीआरएस वालों का भी ये शराब घोटाले के साथ आप पार्टी के साथ जुड़ा हो, इसीलिए आप वहां बैठे हो। मान्यवर, ये एक फाइल थी आबकारी घोटाले वाली, दूसरी फाइल थी एक यहाँ पर शीश महल बना है माननीय, बहुत बड़ा शीश महल। हमने मान्यवर, मैं कहता हूँ शीश महल में क्या संसदीय है चर्चा करें जरा खड़े होकर, वैसे ही व्यवधान करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जरा समझाइए। माननीय अध्यक्ष जी, यही जिसको निशाना बनाया गया वही विजिलेंस की ऑफिस में मुख्यमंत्री के नए बंगले पर खर्च हुए अवैध खर्चे के लिए और आवंटित की गई राशि से 6 गुना ज्यादा खर्चे के लिए जांच की फाइल भी उसी के अंदर था। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि अपनी पार्टी के, सरकार के नहीं, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली सरकार का जो खर्च हुआ है वो खर्च दिल्ली सरकार से नहीं, आप पार्टी से वसूल कर दिल्ली सरकार के खजाने में डाला जाए 90 करोड़। इसकी जांच भी यही विजिलेंस डिपार्टमेंट है। मान्यवर, इन्होंने दिल्ली सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब पुलिस नहीं है, इसलिए वहां इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है, मगर उन्होंने एक फीडबैक यूनिट बनाया और फीडबैक यूनिट से राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा करना शुरू कर दी। इसके खिलाफ भी एक जांच चली और इस जांच की फाइल भी
विजिलेंस डिपार्टमेंट। मान्यवर DSES और DYPL, ये दो बीज वितरण कंपनियां जिनका 21,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को बकाया देना है, फिर भी 2,000 करोड़ का उनको पेमेंट कर दिया गया। इसकी भी जांच चल रही है। वो जांच की फाइल भी इसी विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी मान्यवर। और ये आधी रात को जो कागज इधर उधर खोलने का प्रयास किया गया वो ही इमरजेंसी थी। चिदम्बरम साहब को शायद मालूम नहीं था, इसलिए पूछते थे कि क्या इमरजेंसी थी, तो भाई ये इमरजेंसी ये थी। और मान्यवर अगर ये न करते तो सारे घोटालों की फाइलों को गुम करने का एक नया घोटाला रजिस्टर था। और इसलिए इमीडिएटली ऑर्डिनेंस लाना पड़ा जो संविधान सम्मत है। संविधान में ऑर्डिनेंस की व्याख्या और अधिकार ऐसे स्थितियों के लिए ही दिए गए हैं। और सबको मालूम है जब ऑर्डिनेंस लेकर आते हो तो 6 माह के अंदर या सबसे पहले सदन के अंदर जो सदन राष्ट्रपति बोल गया, इसलिए मैं थोड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये बिल नहीं लेकर आए। ये बिल संविधान की भावनाओं को संभालने के लिए हम लेकर आए। और मान्यवर इमरजेंसी डाली गई, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। ये बिल पर ही है, ये बिल पर ही है। मान्यवर ऐसा है कि जब ये लोग बिल पर चर्चा कर रहे थे, मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। इमरजेंसी के अंदर मान्यवर 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिए गए, जेल में डाल दिए। माननीय अध्यक्ष जी, सारे अखबारों पर सेंसरशिप डाल दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय को खाली रखना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और जब माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने पूछा कि भाई अध्यादेश आप लाए थे कि बहुत सुंदर क्रोनोलॉजी देश के मतदाताओं को गुमराह करने के लिए। मैंने देखिए इसका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, फिर से उनकी भावनाएं उद्वेलित होगी अगर मुझे देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा 11 मई को फैसला है और 17 मई को ऑर्डिनेंस लाया और 19 मई को SC को सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी पर जाना था, तब ऑर्डिनेंस को घोषित किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका तो पूरा क्यों करना पड़ा इसका मुझे जस्टिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि विरोध भी 2 दर्ज हुए इसी विषय में। परंतु मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, और एक मुद्दे कौन खड़े कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन सुप्रीम कोर्ट में वकीलात करते करते गया। उनको ये भी मालूम नहीं है कि वैकेशन बेंच होती, और वैकेशन के अंदर भी अगर उचित लगे तो मुख्य न्यायाधीश महोदय खंडपीठ भी बना सकते, संवैधानिक खंडपीठ भी बना सकते और स्थगन आदेश दे सकते। वैकेशन के बाद क्या हुआ, ऑर्डिनेंस आ गया। वैकेशन के बाद चैलेंज किया, चैलेंज कर स्थगन आदेश मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, आज भी नहीं है। मैं तो बिल लेकर आया हूं। अब ये क्रोनोलॉजी का क्या मतलब बताइए। मगर यहाँ चर्चा कर एक भ्रांति खड़ी करना कि हमारे अधिकारों को लेने के लिए लालायित थे। भैया, अधिकारों को लेने के लिए लालायित नहीं थे हम।
दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ा। इसलिए मान्यवर ये जल्दी करें कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका सम्मान होता है, कोई उनका ऑटोग्राफ मांगता है, कोई उनको झुककर नमन करता है, कोई उनसे अपॉइंटमेंट मांगता है, कोई मोदी जब बॉस कहता है, वो सम्मान मोदी जी का नहीं है, देश का सम्मान। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे मन में कोई मुगलता नहीं है। ये नरेंद्र मोदी व्यक्ति का सम्मान है, ये नरेंद्र मोदी नाम के देश के प्रधानमंत्री का सम्मान। मगर इतने सारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं, इससे देखकर आप भी जरा देना चालू करो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मान्यवर, कम्युनिस्ट पार्टी के 2 सदस्यों ने मेरी पार्टी का उल्लेख देकर कहा कि मेरी पार्टी का आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं है, हिस्सा नहीं। सुनिए, मगर मैं उनके एक व्यवहारिक जनरल नॉलेज पर क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति का मतलब इंस्टीट्यूशन के नाते जो पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ, वो आजादी के आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकती है? हमारी पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ, हम कैसे आजादी का आंदोलन लड़ेंगे? मान्यवर, मगर कई ऐसे हमारे फाउंडर मेंबर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर कई सारे। आज बंगाल अगर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है, और अगर आज कश्मीर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण। और मान्यवर, ये कह रहे थे ये नागपुर से इशारा आता है, नागपुर से। ठीक है भाई, चलो 1 सेकंड के लिए मेरी बात मान लो, नागपुर से इशारा आता है, आपकी बात को मैं मान लेता हूँ, मगर नागपुर तो भारत का हिस्सा है, रसिया या चीन नहीं है। आपकी पार्टी को रसिया और चीन से इशारा लेती है। मान्यवर, ये मुझे क्या कह रहे? कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की, कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्ति की बात कर रही है। मान्यवर, इनको एक ठीक नहीं लगता। मान्यवर चिदम्बरम साहब ने कहा कि दिल्ली के लिए बीजेपी का अधिकार नहीं, दिल्ली में बीजेपी की दोनों बार सरकार नहीं हुई। अगर यही सिद्धांत है तो आपको तो बोलने का ही अधिकार नहीं। आपके तो ना संसद सदस्य है, ना धारासभा में कोई सदस्य है। हमारे कम से कम 7 संसद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। और यही थियरी को माने तो विपक्ष के नेता ने ढेर सारे राज्यों के लिए वो बोली नहीं, यूपी के लिए नहीं बोल पाएंगे, बिहार के लिए नहीं बोल पाएंगे, बंगाल के लिए नहीं बोल पाएंगे, ओडिशा में नहीं बोल पाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में। ये सदन का हर सदस्य देश के जगह बोल किस तरह से देश के गृह मंत्री को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मान्यवर, मैं सदन का सदस्य हूं तो भी देश के किसी भी हिस्से के लिए चिंता करने का मेरा अधिकार है और संविधान दत्त अधिकार है। मान्यवर, किस प्रकार की बात इतने सीनियर व्यक्ति करते हैं? मान्यवर, मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं, अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है। छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे मान्यवर, नहीं सुन पाएंगे। और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए मान्यवर, आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ही ये जरूरी होता है,
इसलिए आप अपना सुझाव मुझे ज़रूर दें और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।